आशुतोष, अच्छी खबर है देश के लिए, सरकार सही साबित हो गई, जहाज भी निकल गए, ईरान के राष्ट्रपति भी खुश हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी खुश हैं, इजराइल यूएस भी खुश हैं, सरकार ने ठीक से हैंडल किया, ऐसा लग रहा है आशुतोष। अगर आप 2 और 2 और 4 जोड़ने की कोशिश करेंगे 2 और 2 4 होगा, लेकिन पॉलिटिक्स में 2 और 2 4 नहीं होता, 2 और 2 5 भी होता है, 2 और 2 3 भी होता है। अच्छी खबर है, भारत के 2 नंदा और उनको जो है वो आने का रास्ता मिल गया है। लेकिन अभी ये मत भूलिएगा कि स्टेट ऑफ हार्मुज में हमारे जो बाकी 26 शिप फंसे हुए, जिसमें से 22 वेस्टर्न हार्मुज पे हैं और जो 4 हैं वो ईस्टर्न हार्मुज पे हैं। और जब ये खबर आई है तो इस खबर के बीच में एक खबर और भी आई है, वो ये है कि तेहरान ने यानी ईरान ने भारत से ये कहा है कि आप ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं और ब्रिक्स का मेंबर है ईरान, लिहाजा आप जो हमारे ऊपर अमेरिका और इजराइल का जो अटैक हुआ है उसको कंडेम करिए। ये शर्त या ये बात उन्होंने कही है, उसी तरीके से कंडेम करिए जैसे कि ईरान ने जब खाड़ी के दूसरे देशों पर हमला किया था और भारत ने इजराइल समेत तमाम देशों के पर जो हमले हुए थे उसको कंडेम किया था। तो क्या भारत सरकार ईरान पर जो अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है ब्रिक्स के प्रेसिडेंट होने के नाते क्या उसको कंडेम करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि ब्रिक्स में आज की तारीख में भारत अकेला है, उसमें ब्राजील है, इंडिया है, चाइना है, ईरान है और बाकी के 2 और कई देश हैं जो अभी एसोसिएट मेंबर्स की कैटेगरी में इजिप्ट है, यूएई है, तमाम देश है, रशिया भी है, रूस भी, रशिया भी, सॉरी हाँ रशिया भी है। तो ऐसा नहीं है कि अभी 2 और 2 4 हो गया है और सरकार सब अच्छा काम कर रही। दूसरी बात, एक बात और समझिए कि अगर भारत ने, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इजराइल के साथ मत जाइए, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है उस नेशनल इंटरेस्ट को आपको संभाल के रखना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इजराइल के साथ भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का मैं स्वागत करता हूं, जो लोग इसका स्वागत नहीं करते मुझे उनकी समझ पे संदेह रहता है। लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपको इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है, क्योंकि ईरान से आपके बड़े पुराने रिश्ते हैं और ईरान आपका बड़ा रिलायबल दोस्त। अगर आपने इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करके रखा होता तो ये 4 बार विदेश नीति को बात करने की जरूरत नहीं पड़ती और प्रेसिडेंट को भी बात करने की जरूरत नहीं। देखिए इस मामले में जो हिंदुस्तान के अंदर जो एक दबाव सरकार के ऊपर पड़ा, ये उसका असर है। जब सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिख के कहा कि सरकार ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट की, उसके बाद विदेश सचिव भागे भागे गए हैं और उन्होंने वहां पे अपना कॉन्डोलेंस किया है। प्रश्न इस बात का नहीं था कि आप ईरान को कंडेम करिए, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर का अगर कत्ल होता है और अगर आप चुप रहते हैं, अगर आप शोक संवेदना भी नहीं व्यक्त करते हैं, और उसके बाद जब राहुल गांधी ने ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर एक क्राइसिस बहुत बड़ी हो जाएगी, तब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ईरान के प्रेसिडेंट को फोन किया। तो जो काम आपका शुरू से होना चाहिए था वो काम अभी भी अधूरा नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ 10% हुआ है। अभी आपके 24 शिप्स फंसे हुए वहां पे और वो लंबे समय से वहां फंसे हुए, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। आ गए 2 शिप, बहुत अच्छा है, आगे के अगले भी 26 आ जाए, बहुत अच्छा है, पूरे देश को खुश होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो पैनिक की बात की जा रही है, सरकार आपकी है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो पैनिक तो होगा ना। आपने 60 रुपए दाम बढ़ाए तो पैनिक होगा, आपने 115 रुपए दाम बढ़ाए तो पैनिक होगा। रेस्टोरेंट के सारे एसोसिएशंस कह रहे हैं कि हमको सप्लाई नहीं मिल रही है, हमको बंद करना पड़ेगा। मोरबी के अंदर जो सिरेमिक इंडस्ट्रीज वाले वो कह रहे हैं हमको अपनी इंडस्ट्री बंद करनी पड़ेगी। तो ये पैनिक कौन फैला रहा? कांग्रेस पार्टी फैला रही है। क्या कांग्रेस पार्टी इतनी ताकतवर हो गई है कि देश के अंदर पैनिक फैला सके? अगर इतनी ताकतवर हो गई तब तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। भारत सरकार अभी आपने आशुतोष खुद कहा कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर भारत की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी और जयशंकर ईरानियन एम्बेसी गए, वहां जाके साइन करके आए। अभी आपने कहा तो कांग्रेस पार्टी ताकतवर हुई ना आशुतोष? आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। हाँ, मैंने ये भी कहा कि जो जनता का जो यहाँ जो दबाव पड़ा देश के अंदर, पब्लिक का भी दबाव पड़ा। ऐसा नहीं कि पब्लिक का दबाव नहीं पड़ा, बहुत इंडिपेंडेंट लोग गए हैं ईरानियन एम्बेसी में जाकर, उन्होंने शोक संवेदना की है, सिविल सोसाइटी का काफी लोग वहां पे गए। ये दबाव सरकार महसूस करती है। मैं ये कह रहा हूं कि जो काम आपने 6 दिन बाद किया वो काम आप पहले दिन कर देते। आपको कंडेम करने की जरूरत नहीं थी। आप सिर्फ अपनी शोक जो एक स्वाभाविक मानवीय संवेदना है, आपको इतना ही व्यक्त करना था। आप अपने दुश्मनों के प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हैं। आप देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं क्या? बिल्कुल मैं कह सकता हूं। अभी भी पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अभी भी तेहरान ने ब्रिक्स के चेयरमैन होने के नाते आपके ऊपर वो फांस लगा रखी है। ओके, भारत करता है या नहीं करता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा आने वाले समय में। ठीक है, कि तेहरान आपको कितनी सहूलियत देता है। ठीक है, मैं खुद अंतरराष्ट्रीय विषय का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने इसमें अपनी एमफिल की है, इसलिए मैं कुछ चीजों को बड़ी बारीकी से समझता हूं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। ओके, तो फिर एक चीज और बता दीजिए, ये युद्ध आपको लग रहा है ये जल्दी खत्म होगा या नहीं होगा? और क्या यूएस फंस गया, क्या यहाँ पे बुरा फंस गया क्या? अगर आज की तारीख में अगर आप यूएस की इंटेलिजेंसिया की बातों को सुनेंगे और साथ ही साथ पब्लिक ओपिनियन को सुनेंगे, तो अब अमेरिका कोशिश करेगा बहुत जल्द यहां से फेस सेविंग करते हुए निकले। 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पिछले दिनों रॉयटर एसओएस का वहां पे सर्वे आया जिसमें कहा कि 27% लोग अमेरिका के हैं जो इस युद्ध के पक्ष में। 27% में भी लगभग 15% वो लोग हैं जिन्होंने कहा है कि अगर बॉडी बैग्स आने लगेंगे तो हम इस युद्ध के साथ नहीं होंगे। और अगले नवंबर के महीने में वहां सेनेट और कांग्रेस की चुनाव होने वाले हैं। और पिछले दिनों जो 2-3 जगह बाई इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे जो रिपब्लिकन्स के स्टेट थे वहां भी डेमोक्रेट 6% 7% के मार्जिन से जीत कर आए। अमेरिका में आज की तारीख में सबसे बड़ी डिबेट इस बात को लेकर यह है कि अगर सेनेट और कांग्रेस दोनों में अगर रिपब्लिकन्स की
माइनॉरिटी हो गई तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस दोनों के इंपीच कर दिया जाए। ओके। और उसके बाद वहां डेमोक्रेट्स, जो कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में स्पीकर नंबर 3 पे होता है, वो वहां पे प्रेसिडेंट बने। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, ये असली कारण है ये असली कारण जिसकी वजह से ट्रंप अपने को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। एक चीज और मैं बता दूं आपको, उनके पास आर्सेनल्स की भी कमी हो रही है। अभी एक दिन पहले खबर यह आई कि साउथ कोरिया से उन्होंने अपने पेट्रियट मिसाइल एंड थर्ड इंटरसेप्टर्स उसको वहां से विड्रॉ किया है, और उसके विड्रॉ होते ही नॉर्थ कोरिया ने जापान की तरफ से मिसाइल फेंकी है। तो उनके तमाम दोस्त भी ये महसूस कर रहे हैं कि अमेरिका ने उनको एक तरीके से ऑर्फन कर दिया या अनाथ छोड़ दिया है। ये सारी संभावना इस दिशा में करती है कि अमेरिका फंसा हुआ है, निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फेस सेविंग चाहिए उसको। ठीक है, ऑल राइट। आशुतोष, जो आप बता रहे थे कि वो 25% के आसपास लोग रॉयटर्स के सर्वे में वॉर के समर्थन में, बाकी नहीं है, वो शायद 27। हाँ, वो शायद मेरे ख्याल से वो 2 मार्च का सर्वे है, आई थिंक 2 या 3 मार्च का, 10-12 दिन पुराना है। उसके बाद कुछ फॉक्स न्यूज और कुछ एक सर्वे और आए हैं जिनमें बता रहे हैं कि 50% के आसपास लोग ऐसे थे शायद वॉर के समर्थन में थे। खैर, उसमें भी मैं आपको 50 सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि यूएस में लोग बेचैन हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का भी जो सर्वे आया है 41% कह रहा है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी युद्ध को लेकर अमेरिका में इतने कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। अन्यथा खाड़ी युद्ध को 90% लोग सपोर्ट करते, 71% सपोर्ट करे, तो सबसे खराब जो वियतनाम वॉर था उसको भी 70% लोग सपोर्ट करते। ठीक है, ओके। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्जी, हिंदुस्तान जीत गया क्या, निकल गया क्या इस युद्ध से, संकट टल गया क्या? देखिए, निकल गया, जीत गया, दुनिया को तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन पता नहीं आशुतोष जी इतने दुखी होकर क्यों कह रहे थे कि हाँ निकल गया। 24-26 पता नहीं कहां से गिनती करके आए हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से हमारा विदेश मंत्रालय बता रहा है स्पष्टता के साथ, हमारी सरकार बता रही कि हमारे कितने जहाज कहां पर हैं और हम उनको कैसे निकाल रहे हैं। लेकिन चलिए, सरकार की तो सुनना और सरकार के आधार पर बात करना छोड़ दें। ये जो कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी, प्रियंका, राहुल के कहने से कुछ हो गया, पता नहीं, मतलब खबर पढ़ा नहीं इन्होंने या टाइमलाइन नहीं देखी। 28 को युद्ध शुरू हुआ, 28 को पहली बातचीत हमारे विदेश मंत्री की 10:03 पे उन्होंने पोस्ट किया है, ये इजराइल के विदेश मंत्री से। दूसरी बातचीत ईरान के विदेश मंत्री से। उसके बाद भी लगातार बात होती रही, कम से कम 3 से 4 बार बात हो चुकी है। कंडोलेंस बुक ईरान की एम्बेसी में जब रखी गई तो सबसे पहले हमारे जो विदेश सचिव थे वहां जाकर कंडोलेंस लिखते हैं। डिप्लोमेसी समझना हो तो दुनिया समझनी पड़ती है। दुनिया में अकेला भारत ऐसा देश है, कतर से गैस ले रहा है, अभी भी लेके चला आ रहा है, ईरान के रास्ते लेके चला आ रहा है, जो ईरान कतर में अमेरिका के बेस पर हमला कर, सऊदी अरब और यूएई से डील कर रहा है, जहां सऊदी अरब और यूएई के बेसेज पर ईरान हमला कर रहा है, इजराइल से बात कर रहा है, और इजराइल से हर तरह की उसकी स्थितियां अच्छी हैं। वो तो वहां नेसेट में भी गए, वहां सम्मान लिया, तो यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि वो तो बनावटी सम्मान है। कहां तक चले गए ये लोग भाई? कौन लोग हैं ये, क्या चाह रहे हैं? और कह रहे हैं सिविल सोसाइटी वाले कुछ गए थे। तो खामनेई तो बड़ा सिविल सोसाइटी वाला आदमी था। ईरान में कुछ सिविल सोसाइटी वालों का नाम बताए ना, बड़ा अच्छा लगेगा। हमें तो महसा अमीनी लड़की याद आती है, पता नहीं कहां चले गए थे सिविल सोसाइटी वाले, मर गए थे कहां। ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन खामनेई के लिए सिविल सोसाइटी वाले शोक व्यक्त कर रहे हैं, ये थोड़ा सा विचित्र है, क्योंकि ईरान में सिविल सोसाइटी जैसी चीज है ही नहीं। लेकिन फिर भी, और भारत ने ईरान और ईरान के शासक खामनेई दोनों का अंतर उनको पता है, पहले से भी पता था, आज पहली बार नहीं। और अगर हम ईरान को देश के तौर पर सिविलाइजेशनल कहेंगे तो पर्शियन वाली सिविलाइजेशनल है, ये वाली सिविलाइजेशन नहीं 1979 के बाद। तो हम चाबहार में इन्वेस्टमेंट क्यों करते? हमारा तो इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है, तो हम तो चाहेंगे युद्ध खत्म हो। भारत ने वो जीत हासिल की है जिसको दुनिया में कल्पना नहीं की जा सकती। और चूंकि अमेरिका ट्रंप का बड़बोलापन है, सनक है, अब वो ईरान को तबाह करने पर लगे हुए, अपनी धरती पर तो लड़ाई उनकी हो नहीं रही, तो वहां तबाही कर रहे हैं, तो अमेरिकी मजा आता है उन सबको, बड़ा विचित्र है। और मैं तो कहता हूं कि हम तो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, तो ट्रंप जो जिस तरह से नाच रहे थे, वो तो भाई हम तो कहते हैं ना, इसके पाप का घड़ा और भरना चाहिए। आप किसी को मार के कैसे खुश हो सकते? खामनेई को आपको लग रहा था मार दिया आपने, कोई रास्ता निकालिए, युद्ध खत्म होना चाहिए। लेकिन भारत के संदर्भ में सोचिए, न यहाँ कोई ऐसा संकट आया, न यहाँ ऐसी कोई मुश्किल आई, लेकिन देश भर में हमारे विपक्षी लोग चूल्हा जला जला के खड़े हो गए। और आपने ही जो आंकड़ा बताया कि 55,70,000 से 75,70,000 हो गया, अगर 20 लाख सिलेंडर का बढ़ गया तो जाहिर है वो होगा, उसको मैनेज करना चाहिए था पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को, जो 2 दिन। अच्छा हर जी, एक चीज बताइए जरा, सबको स्क्रीन पर लाइए। हर जी, ये बताइए कि ये युद्ध शुरू होने से पहले और 2014 से पहले क्या भारत की नीति ईरान और इजराइल के बीच, ईरान और यूएस के बीच ऐसी ही थी या बदली है 2014 की? और ये हिंदुस्तान में इतने प्रदर्शन जो हो रहे हैं, आशुतोष कह रहे हैं लोगों का प्रेशर है, विपक्ष का प्रेशर है कि आखिरकार सरकार को ईरान की तरफ थोड़ा सा झुकना पड़ा, वरना हम इजराइल की तरफ झुकना। वो जैसे राहुल कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकली हमने हरा दिया है, तो दरअसल मोदी के साइकोलॉजिकल ट्रैप में सिर्फ राहुल गांधी नहीं फंसे हुए, इस देश के बड़े बुद्धिजीवी भी फंसे हुए, उनका भी संकट हुई। उनको अभी भी नहीं यकीन होता कि कैसे मोदी इतनी बड़ी डिप्लोमेसी कर सकते हैं, इतना कमाल का काम कर सकते हैं। अब जरा आप सोचिए, हम इसके पहले
पहले क्या करते, हम कहते थे कि दोनों के साथ हमारी दोस्ती है, तो आज दुश्मनी है क्या हमारी? क्या नरेंद्र मोदी ने ईरान के साथ या फिलिस्तीन के साथ या इजराइल के साथ किसी के साथ दुश्मनी की? नहीं की। क्लैरिटी आई, हम ढिलमुल नहीं है, डरते डरते वाला नहीं है कि पीएम को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। मनमोहन सिंह को अब शर्म लगा भी है उसमें, शर्मल शेख में, तो खैर बहुत कुछ नहीं कहना, लेकिन पॉलिसी होती है, स्ट्रॉन्ग नेशन की पॉलिसी 14 के बाद दिख रही। हम जिन जगहों पर खड़े हुए, ये हमारी पहले की स्थिति नहीं थी, आज हमारी वो स्थिति है। 14 के पहले हमारे पास रिजर्वायर तक नहीं था, आज हमारे पास रिजर्वायर है क्रूड ऑयल का इतना बड़ा। तो एक काम करिए हर्ष जी, फिर एक काम करिए, एक लाइन और कह दीजिए, बस कह दीजिए कि 2014 से पहले सरकार मुस्लिम देशों या ईरान की तरफ इसलिए झुकती थी क्योंकि देश में मुसलमान जो एक वोट बैंक है उसको खुश करना रहता था, उनके वोट लेने होते थे। अरे आप हमसे क्या कहलवा रहे हैं? हमसे विद्वान 4 लोग बैठे हैं, ये भी जानते हैं, ये भी यही कहेंगे, सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए, वरना क्या था? अच्छा सोचिए जरा, मैं एक लाइन बताता हूं, इसको थोड़ा संदर्भ के साथ सुन लीजिए। यासिर अल अराफात को दुनिया आतंकवादी कहती थी, इंदिरा जी ने कहा हमारा मित्र है, भारत के किसी विपक्ष ने नहीं कहा कि हमारा मित्र नहीं, सबने मित्र मान। आज ऐसा क्यों नहीं होता है? ये सोचिएगा, ये दुनिया को, मतलब भारत के भीतर जो लोग विद्वान लोग हैं उनको तो सोचना ही चाहिए। देश की नीति के खिलाफ कभी विपक्ष नहीं जाता रहा, पहली बार है कि विपक्ष ये हरकत कर रहा है, मुस्लिम वोट के लिए लेख लिख रहा है, गाजा उसको रोज याद आता है, रोज। अरे भाई आप देखिए गल्फ कंट्रीज कहां खड़ी, आप उन देशों को जरा देखिए, वो तो कोई हिंदू मुसलमान यहूदी मुसलमान वो वाला झगड़ा नहीं है, वो तो सब गल्फ वाले ही हैं, वो सब मुसलमान हैं। और भारत के सऊदी अरब यूएई से अच्छे रिश्ते हो तो आप नहीं कहेंगे कि मोदी मुस्लिम कंट्रीज से अच्छे रिश्ते रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के हित के लिहाज से पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, स्पष्ट पॉलिसी, क्रिस्टल क्लियर। और पहले की सरकारें, पहले जो नीति होती थी उसमें देश की नीति थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लगता था, और वो विभाजन का वो थोड़ा दूसरी डिबेट हो जाएगी, वो नेहरू जी के अंदर का अपराध वो था कि मुसलमान ना उसको ऐसा लगे, तो उसके चक्कर में वो कहां तक चले गए, अपीजमेंट के चरम तक पहुंचे। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब स्टूडियो में पहले सतीश जी के पास चले, विनोद जी, मानक जी, आशु एक बार जरा बाकी तीनों से बात कर लें, उसके बाद एक छोटी 2 बातें कह दूं, उसके बाद आप चलिए बताइएगा। बोल दीजिए। पहली बात ये कहा गया कि 2014 के बाद से रिजर्वायर नहीं था। मैं बता दूं 1991 में जब खाड़ी का युद्ध हुआ था, उसके बाद 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 गैस के रिजर्वायर्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट किए थे, विशाखापट्टनम, मदुरै एंड तीसरा था मंगलुरु। वो बन के तैयार हुए, सरकार को, देश को समर्पित हुआ। बट मोदी जी के जमाने में 2018 में अरुण जेटली ने बाकायदा कहा कि हमें 2 और रिजर्वायर की जरूरत है, बनाने चाहिए। आज तक सिर्फ पेपर के ऊपर है। उसमें से एक जो चिल्का खोली वाला है वो ये तथ्यात्मक तौर पर भी गलत। ठीक है। और हमारे पास जो प्रचार किया, एक मिनट, जो प्रचार किया जा रहा है कि हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं मिली, कई बीजेपी के प्रवक्ताओं को टीवी का जो हमारे पास गैस को प्रिजर्व करने का हमारे पास सुविधा है, और 22 दिन तक 24 दिन तक का हमारे पास सुविधा है। तो ओके, हाँ हर्ष जी जल्दी से बोल दीजिए आप। हर्ष जी बोलिए। देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा मुश्किल ये है ना कि आशुतोष जी ने अच्छा किया, साल बताया, तो अटल जी ही वो रिजर्वायर बनाने को लेके आए, उसके पहले ये समझ नहीं थी। ये भी अच्छा है, बहुत निग्लिजिबल अमाउंट था और अभी वहां पर खड़े। हम अभी भी आपको बताएं, वो राजस्थान में बहुत बड़ा रिजर्वायर बना। होता क्या है कि आप किसी भी चीज को जब देखते हैं तो आप डेडलाइन जानबूझकर काटे, कोई भी उपलब्धि आशुतोष जी को तुरंत, अच्छा उसको बोलते हैं तो ऐसे बोलेंगे जैसे 2 जहाज निकल आए तब भी दुखी है। आशुतोष ने प्लीज रुक जाइए थोड़ी देर। विनोद जी ने कह दिया था भैया ये दिन दोनों का आप पिंग पोंग करवाते रहते हो और हम लोग सुनते हैं। मानक आपको थोड़ा टोकना चाहिए था, ये स्पष्ट रिजर्वायर नहीं था। ये सिर्फ ऐसा क्यों हो रहा है कि ईरान के पक्ष में मुसलमान सड़कों पे हिंदुस्तान में उतर रहा है? पाकिस्तान में भी उतरा था पर हिंदुस्तान में उतर रहा है, अभी भी उतर रहा है, 15 दिन हो गए। इसका जवाब तो हर्षवर्धन जी दे सकते हैं कि क्यों उतरा और क्यों हमारे समझ में नहीं आया कि 13वीं में क्या होगा। 13वीं था ना कल, 13वीं में उनके यहाँ थोड़े 13वीं होती है। अरे भैया 13वीं में हम लोग मानते हैं ना, तो 13वीं में हमने वहां के राष्ट्रपति को फोन किया, 12 दिन तक तो कुछ समझ में नहीं आया। वहां उस समय भी 13 दिन पहले भी राष्ट्रपति होगा। एक बात। दूसरी बात, जो आप यहाँ पॉलिटिकल पंडित बुला लेते हैं ना, आज आपको तेल और गैस के पंडित बुलाने, तब आपको वो बताते कि देश में नाले कहाँ खुद रहे हैं। आप समझिए देश में अभी नाले की ज्यादा जरूरत है। क्यों? और नाला में तो ऐसी गैस रहता है, तो फिर झमक तो स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर है गैस में। आप इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे। आपके पास और कुछ कहने के लिए बचा नहीं मोदी सरकार की विदेश नीति पर, तो आप उसे हल्का कर रहे हैं। नहीं, आपसे फिर टकराइए मत, मैं कह रहा हूँ। टकरा नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुद्दे की गंभीर बात करिए ना, गंभीर बात हल्का कर रहे हैं आप। गंभीर मुद्दा बात, हाँ? गंभीर मुद्दा बात बोलिए, सुनिए ना। हाँ? आप आशुतोष जी ने कहा, आपने कहा कि 2 पहुंच गए, 26 वहाँ होने वाले हैं, 26 पार करने। हाँ। वो 26 से पूरा देश में गैस भर जाएगा क्या? आगे का सोचा है क्या? अरे शुरू हो गया तो आगे भी आएगा। शुरू आगे, आपकी उम्मीद
है ना, उम्मीद उसके लिए कह दिया उसने भाई, ईरान का अगर भारत में राजदूत कह रहा है कि हाँ हम अलाउ कर रहे हैं, और क्या चाहिए? अरे तो उसकी शर्तें भी तो लगा रहा है कि तू ब्रिक्स के आप चेयरमैन हैं। शर्त नहीं लगाया, अरे पढ़े कोई तो हम लोग तो यही पढ़े हैं भाई। शर्त नहीं लगाया या उसने तो हम कहा। नहीं नहीं शर्त तो वही है। और क्या कहा जाता है माने कि कि यार नहीं देंगे। हवा हवाई है। अगर- एक कहीं एक स्रोत से आप दिखा दीजिए, मैं रोक रहा हूं बीच में, एक आधिकारिक बयान दिखा दीजिए। यही कह के लोगों को ट्वीट डिलीट करना पड़ा है, पूरी जमात को ट्वीट डिलीट करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ईरान नहीं दे रहा रास्ता। ईरान के राजदूत को सुने या सतीश जी और आशुतोष जी की मान? अरे भाई माने भाई? नहीं अच्छा एक सेकंड, अच्छा वन सेकंड, आशु क्या दिखा रहे हैं? एक मिनट, आशु कुछ दिखा रहे हैं, मैं अभी क्लियर हो जाए, क्या क्या है आशु में, क्या लिखा है? रेफरेंस नहीं ये है, क्या है ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है 14 मार्च की। सुभजीत रॉय ने किया। तेहरान इज लर्न टू हैव रीजन टू दिल्ली टू स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान इन द लास्ट 2 वीक्स। ठीक है, अरे ये ब्रिक्स का ईंटे तोड़ दीजिए ना भाई। ब्रिक्स का यही तो अंग्रेजी में हिंदी में मीनिंग होता है ईंटा। कहिए कि ईंटा टूट गया, ईंटा है ही नहीं। अब आपको जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। अच्छा हर जी एक सेकंड, सतीश जी पूरा कर ले, पूरा कर ले। नहीं नहीं, बीच में आप काहे के लिए लहा कर, ऐसे गैस थोड़ी पैदा हो जाएगा। तो फिर वापस लेना पड़ा। सुन तो लीजिए। करते अरे थोड़ी के सुन लेकिन लीजिए। डिलीट करना पड़ा था। ऐसे ही जो आशुतोष जी ने बताया ना कि इंडियन सतीश जी आइए आइए। सर रेफरेंस लेके आइएगा, डिबेट खत्म मैं होते तक। सामने से बैठा चलिए, हूँ। चलिए, आइए। बताइए, मैं ये कह रहा हूँ, डिबेट खत्म होते तक खोजिए। अरे बोलिए, सुनिए, सुना भी कीजिए ना। खाली बोलते तो आपके आके तो सब बोलते ही रहते हैं भर दिन, उससे गैस थोड़ी देश में आ रहा है। मोदी जी ने आते आते शुरू कहा था कि हमारी तो किस्मत अच्छी है। कहा था या नहीं कहा था कि तेल के दाम भी हमको बड़े अच्छे किस्मत नहीं, अचानक रातों रात 60 रुपया बढ़ा दिया। या तो 60 रुपया बढ़ा के 60 रुपया बढ़ा दिया, क्यों बढ़ाए? बढ़ाना चाहिए। मैं भी कहता हूं, हाँ स्थिति खराब है तो बढ़ाना चाहिए। तो आप मान लेते ना कि स्थिति खराब है पहले, अब क्यों मान रहे हैं? तो या तो देखिए, ये झूठ का प्रोपेगेंडा चलाने से यहाँ तेल गैस नहीं होने वाला है। 88%। यूपीए सरकार में 74% बाहर से आता था। आपके जमाने में, हर्षवर्धन जी आपके जमाने में बोल रहा हूँ, 88% हो गया बाहर। अरे क्या भैया, गैस या तेल? गैस या तेल? दोनों मिला के उतना हमको समझ में नहीं आता। फिर तो बोले कि गैस का 88% नहीं है। अर्ध सत्य मैं बता दूं, आपको नहीं मालूम है। जो ऑफिशियल हाँ आशुतोष क्या कह रहे हैं? ऑयल जब 2014 के बाद 80 पहले 83% में इंपोर्ट करते थे, अब 88.4% इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा ऑयल, गैस, हाँ ऑयल और गैस 2014 तक हम ये गलती हो गई। ये बड़े लोग जो है ना, विद्वान मैं तो फैक्ट बोल रहा हूँ भाई। भाई विद्वान लोग कैसे झूठ बात बोलते हैं? तो क्या है? 14 करोड़ ये समय में कूदिए मत, इसे तेल गैस नहीं मौका दे दूंगा। आप पॉलिटिकल पंडित को क्यों बुलाते हैं? तेल गैस के पंडित को बुलाइए। एक गलती हो गई मानक, एक सरकार से एक गलती हो गई। हाँ। शुरू में इतना उज्ज्वला बांट दिया ना गाँव में, हाँ। गैस का सिलेंडर बांटा हाँ। है ना। अब तो हमको लग रहा है कि कबाड़ी में लोग बेच देगा। अब गैसवा नहीं रहेगा तो उसे क्या करेगा? अब तो हम लोग खोज रहे हैं गाँव में गोईठा, जलावन, ऐसा वैसा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। हमको अब थोड़ा सा सतीश जी, पुरातन वाला लाना पड़ेगा। सतीश जी, ये जहाज जो निकल गया, जो ईरान के राजदूत का बयान है, आप उसको पूरी तरह से खा गए, इग्नोर कर गए आप। मैं- ना बिल्कुल ना, आप नहीं बोल रहे हो, आप बोल ही नहीं रहे हो। अभी तक दो, अरे बोलिए, देश के लिए गुड न्यूज है, ये- निकल गए हमारे जहाज, अब निकलेंगे रोज। ये गैस का संकट खत्म हो जाएगा। अब आंकड़े में आइएगा तो 1255 जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पार किया है। और मैं पार आप इसी में गदगद हैं कि 2 गो हमारा वाला निकल शुरू गया। तो हुआ ना। शुरू हुआ तो अच्छी बात। हाँ। तब आप 13वीं पर बात भी तो कर रहे हैं। बात ये भी तो है, हाँ। थोड़ा बदलाव तो हुआ है ना। अरे तो मान लीजिए ना, जो थोड़ा बहुत आपके हिसाब से 10 बोलिए पहले कि थोड़ा बहुत। एक चीज बोलिए, 10-20% आ गई गुड न्यूज, बोलिए। हाफिज साहब हम ही लोग के ऊपर, बोलिए, मेरे ऊपर पड़े हुए। अरे बोलने तो दो यार। बोलिए, बोलिए। हाँ, बाकी तो आप ही लोग बोल रहे हो। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, अभी हमने सुना हर्षवर्धन जी को। अरे मानता हूँ कि खामेनेई टेररिस्ट है, हम भी मानते हैं, मान लेते। इजराइल हमारा दोस्त है, आप बोलिए, पहले आप बोलिए। वो आतंकवादी है ना ट्रम्प हाँ, आतंकवादी? लेकिन हमारे आप में हिम्मत नहीं है कि हम उसको नेतन्याहू बोलें। है। नेतन्याहू आतंकवादी है। नेतन्याहू अपने ढंग का आतंकवादी होगा, वो हमारा मददगार भी है, इसलिए हम उसके पक्ष में हैं। ठीक है, बहुत लेकिन बढ़िया, बहुत ट्रम्प से बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्रम्प से बड़ा देश वाली लाइन पे हम आतंकवादी सतीश जी कोई के पास साबित नहीं हो रहा ठीक है। है। अभी तो मानक आप ही को बोलेंगे कि ये एप्लीकेशन 28 दिन के बाद उसके पास लेके जाइए। हजूर हम तेल ले सकते हैं ये ईरान सतीश जी, मैं आपसे इस पर सहमत हूँ, है। कह चुका मैं बताऊं, लेकिन मैं बताता हूँ। अभी आशुतोष सर्वे की बात कर रहे थे ना, यूएस में सर्वे हो रहा है जिसमें ट्रम्प की रेटिंग ऊपर। अरे बुलवाइए पहले, अरे रुकिए तो सही एक सेकंड। और मैं दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तानी ट्रम्प को बिल्कुल पसंद नहीं करता होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, इजराइल हमारे साथ है। पसंद नहीं करने से क्या होता है? नेतन्याहू को फिर भी पसंद
मैं ट्रम्प को पसंद नहीं करता हूँ। आप नहीं करते, इसका मतलब आप सत्ता से बाहर हो गए। ट्रम्प को हम पसंद नहीं करते हैं, हम आप नेतन्याहू सत्ता से को बाहर पसंद है लग रहा है। करते हैं। हम नेतन्याहू को पसंद करते हैं, हम आपके साथ हैं। हाँ, आप सत्ता बस ठीक है, जवाब मिल गया, जवाब हो गया। विनोद अग्निहोत्री, यही दोबारा से शुरू करते हैं इसको। विनोद जी, आप इसे जीत मानते हैं हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, कि आखिरकार जीत में तब मानता जब ये रशिया चाइना और इंडिया एक साथ निकल रहे होते। शुरू से रशिया चाइना को एग्जम्पशन मिला हुआ है, भारत के 2 जहाजों को अब मिला जाके। तो क्यों ऐसा हुआ, ये समझने वाली बात। क्योंकि ईरान के साथ जो रिश्ते हमारे रहे हैं, भाई अभी कहा गया खामनेई आतंकवादी था, मिल रहे थे, क्यों नरेंद्र मोदी जी जाके मिल रहे थे उनसे, और क्यों अटल जी जाके मिल रहे थे और फोटो खिंचा रहे थे उनके साथ बैठ करके। हमारे तो प्रधानमंत्री गए ना मिलने, तो हम कैसे आतंकवादी, अमेरिका जो कहेगा आतंकवादी मान लेंगे, इजराइल कहेगा आतंकवादी मान लेंगे किसी को। हमारे देश पे तो ईरान ने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की, किसी आतंकवादी को सपोर्ट किया हो। शशि थरूर ने बाकायदा एक्सपर्ट ओपन लेटर लिखा है मणिशंकर के लिए। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होती थी, अब मल्टीनेशनल मूवमेंट है हमारी पॉलिसी जो है ना, सबसे संबंध बना के रखने की है। ठीक बात है। वो ये कहते हैं, जरा ये बताइए, जो सोवियत ने अफगानिस्तान में हमला किया, क्या हमारी सरकार ने उसको कंडेम किया? जी नहीं, ना, कंडेम किया था। दो जगह और किया। सुनिए, सोवियत ने 2 जगह और हमला किया, क्या हमने कंडेम किया? जब इंदिरा गांधी की सरकार थी पाकिस्तान में, तब हमने कंडेम किया था, और हम मॉस्को ओलंपिक में भी शामिल हुए थे कि वो खेल है, खेल को राजनीति मत लाइए। शशि थरूर साहब थोड़ा और डिप्लोमेट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म वाक्य वही बोल रहे हैं, समझे? उठा के देख लीजिए, उस वक्त भारत ने कहा था ये उचित नहीं है, ये कदम गलत है, तो ऐसा नहीं है। और अमेरिका, उसको भी कहा गया। गुड निरपेक्षता का मतलब होता है कि आप जो है किसी के झगड़े में इन्वॉल्व मत होइए। अब वो भारत कभी इन्वॉल्व नहीं रहा। जैसे यूक्रेन में, पुरानी बात क्यों जा रहे हो, यूक्रेन में हम नहीं इन्वॉल्व हुए झगड़े में, लेकिन हम वाकई गुड निरपेक्षता से काम किया हमने, यूनाइटेड नेशन से लेकर हर जगह। जेलेंस्की को भी बुलाया, रूस के भी साथ रहे, और ये भी कहा कि युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है, मोदी जी ने कहा था। तो हम सब, तो ये मैं कह रहा हूँ, इजराइल वाले में थोड़ा सा इस लड़ाई में शुरुआत में हमसे ये चूक हुई है, और ये मानना पड़ेगा। और चूक ये हुई है कि चलिए प्रधानमंत्री, अच्छा, रशिया यूक्रेन में आपने कहा कि आपने रशिया यूक्रेन से तुलना कर दी। हाँ। तो यहाँ भी तो हमने किसी की साइड नहीं, साइड कैसे? भाई उनकी स्टेटमेंट तो हमने किसी के पक्ष में दिया नहीं। सुन तो लीजिए सर, एक मिनट आप दे देते हैं कि भाई उन्हें नहीं पता था, नहीं पता था, या आप सोचा होगा शायद जल्दी हमला नहीं होगा। हाँ, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये कैलकुलेशन। ठीक है। उसके बाद हमने इजराइल हमला किसने किया? ईरान पर। इसराइल ने। तो हमने उसको गलत बताया क्या? नहीं बताया था। नहीं, हमने कहा था कि ये जो है युद्ध का समय नहीं है। नहीं कहा, युद्ध का समय नहीं है, ये कहा था। हाँ। वो तो हम आज भी कह रहे हैं। नहीं, पहले भी साइड ऑफ पीस। कि युद्ध का समय नहीं है। कब से कहना? अच्छा चलिए युद्ध पे। हाँ। मीनाब में जो 165 बच्चियां मरी, पाकिस्तान तक ने निंदा की, उसकी दुनिया के हर देश है। स्पेन निंदा कर रहा है, इटली की मिलोनी निंदा कर रही है। हमारे यहाँ से कोई गया क्या उस पर निंदा प्रस्ताव? गया? वो तो बच्चियां थी, उसको कैसे आप तो ये जांच शुरू हो गई वहां पे। और खामनेई की मौत पर सिविलियंस तो विनोद जी वहां रखा है, यूक्रेन में भी मरे हैं। दोनों का एक थोड़ा सा वो अलग तरह का मसला है स्कूल में, जिस तरह टारगेट कर गिरा गया। दूसरी बात, खामनेई की मौत पर आप शोक तो व्यक्त कर ही सकते थे, शाबाश शरीफ उसी एक सवाल और विनोद तो मैं कह रहा हूँ कि इन सब चीजों से हम, हो सकता है कि हम इजराइल के साथ न खड़े हों, लेकिन मैसेज यही गया कि हम इजराइल की तरफ टिल्टेड है, ये मैसेज गया। और इसी वजह से ईरान ने वो सेफ पैसेज दिया रूस से, तो चीन का नाम लिखा, भारत का नाम नहीं लिया है। ठीक है, विजय त्रिवेदी। अब विजय जी, मैं चाहता हूं यहाँ से शुरू करें कि क्या मुस्लिम देशों के प्रति देश की सरकार की नीति डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखते हुए बदलती है क्या? उसके हिसाब से तय हो रही है क्या? समझ गए ना आप क्या कहना चाह रहा? नहीं, तो ये तो आप तब कहते हैं जब 28-25 हाईएस्ट अवार्ड मुस्लिम कंट्रीज के मिल गए, उसके बाद आप इस पर बात कर रहे हैं। जितने किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिले। अब ये क्या मुस्लिम वोट के लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से है क्या? एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे सब विद्वान लोग बात करें, और सभी मतलब विदेश नीति का और अंतर्राष्ट्रीय नीति के विद्वान लोग हैं, पंडित हैं। ये कह रहा हूँ कि विदेश नीति पर हम जब चर्चा कर रहे हैं तो ये एक्सट्रीम में बात क्यों कर रहे हैं? विदेश नीति का मतलब ही एक्सट्रीम पर बात करना नहीं होता। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है, विदेश नीति की सबसे खास बात होगी कि एक्सट्रीम पर मत जाइए कि आप यहाँ से इधर क्यों नहीं गए और उधर क्यों नहीं गए। विदेश नीति का मतलब ही बैलेंसिंग है ना, जिसमें अक्सर कहा जाता है कि विदेश नीति का, डिप्लोमेसी का जो पहला शब्द है कि उसमें नो नहीं होता। मे बी नो कहीं नहीं होता, जो आप नो कर रहे हैं वो भी नो नहीं है, मे बी हो सकता है। तो इसलिए एक्सट्रीम नहीं होता, और हम चर्चा कर रहे हैं एक्सट्रीम की। दूसरा मैं ये समझ रहा हूँ कि ये विदेश नीति 2014 से पहले और 2014 के बाद क्या है, देश की विदेश नीति है ना, उसमें कैसे काम कर रहे हैं। और विदेश नीति में हम लोग हमेशा ही कंटिन्यूटी विद चेंज के साथ चलते रहे। कंटिन्यूटी विद चेंज का मतलब होता है कि जब जरूरत जैसी हो जहां पर करते रहे। तो इसमें ये कहते नहीं आपने तो बिल्कुल ऐसा बंदूक चला दिया था, उस दिन चलाया, आज क्या जरूरत है, कल क्या जरूरत है, उसको
उसको ध्यान में रखते हुए सरकारें फैसला करें। अपना हित होना चाहिए, अपना देश का हित, नेशनल इंटरेस्ट ही विदेश नीति है। एक्चुअली इस शब्द इतना कंट्राडिक्शन है, पैराडॉक्स है कि बात हम विदेश नीति की करते हैं जबकि है वो देश नीति। जिस चीज में देश का हित हो वो विदेश नीति होती है। और इसलिए हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, नहीं उस दिन तो आप ऐसा कर रहे थे, आज ऐसा कर रहे हैं, तो होता है ना, उस दिन हमें वो जरूरत थी। वोटों का हित भी होता है क्या? नहीं, वोटों का हित अलग है, वोटों का हित कोई ऐसा इमीडिएट नहीं होता फॉरेन कि- पॉलिसी में वोटों का हित होता है या नहीं होता है, होता है। वो भी देश नीति का हिस्सा हुआ ना। हाँ। तो वो दोनों बातें उसमें चलती रहती है। ईरान पर हम लोग कैसे फैसला कर रहे हैं, मान लीजिए ईरान पर आज अभी जितना चर्चा हुई कि ईरान के खिलाफ हमने बहुत सारी बातें कर दी, देर कर दी, मान लिया, अरे वो तो नाराज नहीं हुए, आप नाराज बैठे। कौन? ईरान, उन्होंने तो खोल दिया ना आपके लिए रास्ता। हाँ, तो हम कहाँ नाराज बैठे? तो नाराज हो रहे हैं ना कि नहीं, क्यों आपने क्या नहीं, ऐसा क्यों हो गया, शोक संवेदना व्यक्त नहीं की, ये ठीक हुआ, लेकिन वो तो नाराज नहीं हुआ जैसे होना चाहिए वो था। तो ठीक हो गया। वो तो ठीक हो गया। वो अपना हित देख रहा है वो ना। अपना हित देख रहा है, वो अपना हित अरे वो देख रहा है, हम अपने विजय जी बोलते जा रहे हैं ना एक्सट्रीम एक्सट्रीम वर्ड, तो बार बार पता नहीं मेरे बगल में बैठे हो फिर भी एक्सट्रीम सुनाई पड़ रहा है। अरे सतीश जी, अब आप भी गोल पोस्ट चेंज करने लगे। गोल पोस्ट नहीं, मेरी अंग्रेजी इतनी नहीं, ठीक वो है कि ईरान वैसा अपना हित ये देख रहा है, उसको ब्रिक्स का स्टेटमेंट चाहिए भाई। हाँ, और वो- चेयरमैन भारत है। और भारत की जरूरत पड़ेगी। भारत जरूरत की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी, भारत की जरूरत तो पड़ेगी, ब्रिक्स इसलिए उसको वो इस्लाम ध्यान का में फेडरेशन रख रहा है। मेंबर स्टेट मल्टी अलाइन पॉलिसी में हमेशा आप सब लोगों को सबके साथ कैसे चल सकते हैं उसकी जरूरत है। ये जब हम इस तरह से जब डिबेट कर रहे हैं उसका मतलब या तो हम इधर रहेंगे या उधर रहेंगे। विदेश नीति में ऐसा नहीं होता। भाई अब देख लीजिए, रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा ऑपरेशन सिंदूर में खुल के आया क्या हमारे हाँ, पास? तो नहीं आया ना, ना। तो वो उसके साथ उसकी सब जरूरत अपना ही जैसे है। देखते हैं, क्योंकि उसको पता है रशिया चाइना पाकिस्तान मिलके वो अलग अपने एक बनाने में लगे वो हुए हैं। दोस्त नहीं, लेकिन ये भी आत्मचिंतन का विषय खुल के क्यों नहीं आया? कोई ये भी आपको आपको दिखना- नहीं, कोई सब भी अपना आपको दिखना चाहिए। अरे आज सब ट्रम्प को अपने- देख लीजिए, अपने सारे स्ट्रेटेजिक एलाइज को उसने दिया। आप तो ट्रम्प को कह रहा है यूएस फर्स्ट, यूएस तो फर्स्ट। सब मिल के उसको गंगा में डुबो दो। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ आप नहीं सोचना है पड़ेगा ना कि आप हमारा तालिबान कोई की क्यों नहीं आया? सरकार को नहीं मानते थे, लेकिन तालिबान के विदेश मंत्री तो यहाँ आए ने बात की ना। तो फिर और वो पाकिस्तान जो तालिबान के साथ सबसे पहले बधाई देने पहुंचा था, युद्ध चल वो रहा है। तो इसलिए सब चीजों को देखते रहना चाहिए। और अमेरिका को लेकर भी यह है कि अमेरिका तो दबाव बनाता ही, मतलब वो तो सैम अंकल तो जैसे रहते हैं वैसे रहते हैं, उसमें से कैसे रास्ता निकाल सकते हैं। मैं ये नहीं मानता कि सरकार दबाव में रहती है कि नहीं रहती है, लेकिन उस सब स्थितियों में से विदेश नीति का मतलब है कि जो मौजूदा दबाव है, मौजूदा स्थितियां, उसमें से आप कैसे रास्ता निकाल रहे हैं। इसमें केवल ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे नहीं, नरेंद्र मोदी सबसे खराब कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी सबसे अच्छा कर रहे हैं, और नेहरू ने ऐसा किया था वैसा किया था, ऐसा नहीं है। उस समय क्या फैसला करना है ये महत्वपूर्ण है, और रास्ता कैसे निकालना है ये विदेश नीति होती है, ऐसा मैं समझता हूं। इसलिए ये बिल्कुल पेंट कर देना, ये सरकार ने बहुत गलत फैसला कर लिया, सरकार को ऐसा करना चाहिए था नहीं। और इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए ना कि हम लोग, मैं तो पहले से ही कह रहा था, ईरान के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से ही रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हुई हैं, इधर उधर भी होती रही हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, ये खामनेई को लेकर आतंकवादी कहना, क्या भारत सरकार ने कहा है कि आतंकवादी काम? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी स्टूडियो में थे, उन्होंने कहा इजराइल आतंकवादी देश है। मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछा, उन्होंने उस पर कुछ हाँ, तो यही तो मैं मतलब वही इसीलिए आपसे पूछा था, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आती है ना फॉरेन पॉलिसी। आती है, लेकिन क्या भारत सरकार ने इजराइल को या ईरान को या खामनेई की बात कर किसी ली, को नहीं क्या कहा, आतंकवादी कहा है बिल्कुल क्या? नहीं। तो फिर हम कैसे बहस कर रहे हैं इस बात पर? और भारत सरकार के रुख वैसे की बात। विजय जी का जो तरीका है वो भारत नीति होनी चाहिए, विदेश नीति संतुलित। क्या बात है, जो संतुलित विजय जी को विदेश मंत्री बनाया जाए भाई। नहीं, मतलब एक बेसिक उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि इतना एक्सट्रीम पर हम लोग लगातार चलते रहते हैं, और इजराइल के साथ हमारा एक लंबा सहयोग का रिश्ता है ना, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारा है, वो अच्छा, मदद करना ऑपरेशन है। सिंदूर के समय सिर्फ इजराइल हमारे साथ, हाँ, इजराइल का पक्ष में आया बयान, और वो ब्रिक्स को लेकर भी मैंने देखा, ईरान ने कहा है, उसके स्टेटमेंट भी भारत की, ईरान को भी तो भारत की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, उसको यूनाइटेड नेशन में जरूरत है। पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सब कुछ मिलकर चल रही होती है। और ये क्यों कहते हैं आप कि ये आप तंज में क्यों बात करते हैं कि नहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में असर होता है? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बिना आप कुछ भी करेंगे, देश में आग लग जाए और आप विदेश नीति होती है, इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है भाई। नेशन में, पाकिस्तान में आपने देखा कि शियाओं के साथ किस तरह से वहां पर बमबारी हो गई, कितना झगड़ा हो गया। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को तो ध्यान में रखना हमारी प्रेफरेंस बहुत होनी बढ़िया चाहिए। क्या आप पाकिस्तान ले आए विजय जी, पाकिस्तान तो इतना बुरा फंसा हुआ है। हाँ, तो फिर इस लड़ाई में अच्छा, ईरान का वो सपोर्ट भी नहीं किसी कर के- सकता, वो किसी के यूएस साथ- को नाराज भी नहीं कर उनके साथ सकता, कोई- इजराइल से दुश्मनी भी है, उनके साथ सऊदी कोई- के साथ पैक्ट भी है, वही तो उनके बयान देखेंगे समझ ही नहीं आएगा पाकिस्तान क्या करना है। मानक 1994 ने भेजा था पाकिस्तान दिनेश ओआईसी सिंह में, जब विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, दिनेश सिंह बीमार पड़े हुए थे एम्स में। पर 370 पे फिर नहीं मैं मिली। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ यार, 370 में खाली बयान दिया था, और उस पर जो है पूरा प्रस्ताव आ रहा था ओआईसी का, ह्यूमन राइट, वो प्रस्ताव गिरवाया था ईरान ने, और यही खामनेई के पास गए थे दिनेश सिंह। पाकिस्तान ओआईसी को लेकर पूरा पूरा और खामनेई ने क्या कहा? बहुत बड़ा फैसला। जब रफसंजानी ने कहा कि है तो उन्होंने कहा खामनेई ने कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में है, और शियाओं की जो हालत पाकिस्तान में है उससे भारत में उससे बहुत बेहतर हालत बेहतर है, है। और हम आपके साथ
ये बदलती रहती है। यार 79 से पहले तो ईरान हमारे विरोध में था। हाँ। जो रजा पहलवी थे शाह, सही कह रहे हैं। और हो सकता है कि मानक आज के जमाने में 56 इंच की जरूरत नहीं है, जमाना माइक्रोचिप का है। माइक्रोचिप। हाँ, बस यही है पूरा। ओके, आशुतोष सर, हर्ष जी कुछ कह रहे थे, पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्ष जी आप कुछ कह रहे थे, आपने उंगली उठाई अभी। हाँ, नहीं देखिए, मैं तो मतलब ठीक है 1994 का खामनेई का वो याद है, लेकिन अभी होता रहा। उसकी एक लाइन मैं सिर्फ कहता हूं कि हम दुनिया के मुसलमान एक हो जाएं, तो जैसे यहूदियों ने अवैध कब्जा कर रखा है और जैसे हिंदुओं ने अवैध कब्जा कश्मीर पर कर रखा है, उसे बयान है, ये पुराना बयान नहीं है। तो कम से कम ये कहते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए 94 के और उसकी क्या परिस्थितियां थी वो अलग बात है, लेकिन ये सब मैं छोड़ता हूं। अभी मैंने ईरान के जो राजदूत है उनका बयान सुना, सैयद अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री है वो उनका वो फाइनेंशियल टाइम्स को कोट करते हुए जो लिखा है, भारत इसी संतुलित नीति पर चला स्पष्टता के साथ। कितनी स्पष्टता के साथ लिखा है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी शुड नॉट बी रीड नॉट थ्रू द ओल्ड अलाइनमेंट वर्सेस नॉन अलाइनमेंट फ्रेम बट एज एन एफर्ट टू मैनेज एक्सपोजर। और इसका मतलब क्या है, उन्होंने लिखा है चेंज एंड सिक्योरिटी। अगर इतना कोई समझ लेगा तो उसको विदेश ठीक है, नीति समझ में आ जाएगी। आशुतोष, यही सब हमको ट्रंप दे रहा है हर्षवर्धन। ये जो 4 शब्द बोले ना आपने, वही सब हम फलाना ढिकाना अंग्रेजी बुला के इजराइल सब दे रहा है। अरे इजराइल को दे रहा है, इजराइल को दे रहा है साथ में। अरे मानो माइक्रोचिप का दिमाग लगाओ ना, ये सब काम करो लेकिन पता न चले। भाई एक मिनट, सब विद्वानों ने कह दिया तो एक बात मैं भी बोल दूं कि भाई 1980 में अभी बताया जा रहा था, समर्थन कर रहा है सोवियत यूनियन का, सबको पता है। और हाल के दिनों में रूस का अभी कल परसों ही मेरे शो पर दीपक वोरा थे, रिटायर्ड डिप्लोमेट है, दुनिया की कई देशों में हिंदुस्तान की तरफ से यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, है कि अगर कोई नेता दुनिया का इस युद्ध में युद्ध विराम करवा सकता है वो है नरेंद्र मोदी। और पर्दे बुलवा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ अपने दर्शकों को याद दिला रहा हूं कि 2 दिन पहले मेरे शो पर दीपक वोरा ने बताया, मैंने उनसे पूछा कि आपकी जान डिप्लोमेट्स का एक ग्रुप भी है, उन सबका विश्लेषण है और